गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 71, जो कि यह वर्कशीट आपका 29 दिसंबर 2020 के लिए है। तो बच्चों, आज हम रिवीजन करेंगे संसाधन एवं विकास चैप्टर का। और यह संसाधन एवं विकास चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्जाम में हर बार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट को चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए करके आप बेहतर तरीके से इस कंप्लीट वर्कशीट को सुनिए, ताकि आपको नॉलेज भी डेवलप हो और ताकि आप अपने जो स्कोर बेहतर स्कोर कर पाए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है आज हम 3 और 5 अंक वाले ही डायरेक्ट कर रहे हैं। संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखना है। ठीक है, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है स्पष्ट कीजिए, और उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधन के अति उपयोग के सामने आ सकती है, और पर्यावरण क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते। कथन की व्याख्या उदाहरणों के साथ करना, और भू संरक्षण की समस्या को हल करने के उपाय बताएं। उसके बाद आपका जो है ना स्रोत पर आधारित प्रश्न है, जो कि 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम जब डिस्कस करेंगे अभी, तो फिर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखे। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाता है। इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखना है, यानी संसाधन को कितने वर्ग में बांटा गया है उस सभी पे एक नोट लिखना है आपको। सबके बारे में आपको बताना है, डिटेल बताना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो चलिए संसाधन के वर्गीकरण के जो है ना मेनली 4 टाइप में किया गया है, जिसमें फर्स्ट आप देख पा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, जो कि जैव और अजैव संसाधन होते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। तीसरा स्वामित्व के आधार पर, यानी व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होते स्वामित्व के आधार पर। और विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, संभावित विकसित भंडार और संचित कोष होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मेनली 4 प्रकार के जो संसाधन होते हैं ये है। ठीक है, और इसको आपको डिटेल थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए। ठीक है, इस लेकर के मैंने इस क्वेश्चंस का सभी जो 4 प्रकार के संसाधन हैं, जो वर्गीकरण है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर, इन सब को आपको थोड़ा थोड़ा इस सब के बारे में लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखा हूँ, आप देखिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जैव संसाधन जिसमें जीव होता है वो जैव संसाधन होता है, यानी जिसमें जान होता है, मनुष्य और सभी प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं, मत्स्य आते हैं। अजैव संसाधन हमारे वातावरण में उपस्थित वैसे सभी संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप चट्टान देख सकते हैं, नदी देख सकते हैं, तालाब, समुद्र इत्यादि, इसमें कोई जान नहीं होता। उसके समाप्यता के आधार पर संसाधन को जो है ना संसाधन को जो है ना 2 भागों में बांटा गया। एक तो नवीकरणीय योग्य और एक अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय वैसे संसाधन जो फिर से नवीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वन्य जीव, इन सब का फिर से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम अनवीकरणीय देखें तो इसका उपयोग पुनः उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे कि वातावरण में उपस्थित वैसे सभी वस्तुएं जिनके उपयोग के बाद नवीकृत नहीं किया जा सकता। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, इसका अगर आप एक बार उपयोग कर लिए तो इसका फिर से उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, जो किसी खास व्यक्ति निजी स्वामित्व में होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे घर, तालाब। ठीक है, आप जिस घर में रहते हो आपके मम्मी पापा उनके ऑनर होंगे। ठीक है, चलिए उसका सामुदायिक भवन संसाधन वैसे संसाधन जो गांव या शहर के समुदाय अर्थात सभी लोगों के लिए खुला होता है, उसे सामुदायिक भवन कहते हैं। जैसे आप जिस सरकारी स्कूल में जाते हैं वो एक सामुदायिक स्थिति हो गया, वो जो सामुदायिक भवन हो गया, अर्थात वहाँ हर लोग जो है ना एडमिशन ले सकता है। ठीक है, भारत के कोई भी इंसान हो, सब एडमिशन लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, अब सी वे संसाधन जो राष्ट्र की संपदा होती है, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे नदियाँ हो गया, तालाब हो गया, बंजर भूमि, खनन क्षेत्र, तेल उत्पादन, ये सारे राष्ट्रीय संसाधन हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, जैसे तटरेखा से
200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर तथा उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। विकास के आधार पर संसाधन को भी वर्गीकरण कृत किया गया है। जैसे देखिए, पहला है संभावी संसाधन। वैसे संसाधन जो विद्वान तो है परंतु उसका उपयोग व तकनीकी का सही विकास नहीं होने के कारण, यानी विज्ञान का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम उस संसाधन के बारे में जानते हैं लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं कर पा रहे, वो संभावी संसाधन कहलाते हैं। यानी वो फ्यूचर में आने वाले समय में हम इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे राजस्थान तथा गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है परंतु उनका उपयोग पूरी तरह नहीं किया जा सकता रहा है। कारण है कि उनके उपयोग की सही एवं प्रभावी तकनीकी अभी विकसित नहीं हुई है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं बी नंबर है विकसित संसाधन क्या होते हैं। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीकी उपलब्ध है तथा उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा सकती है, विकसित संसाधन कहलाता है। उसका सी नंबर है आपका इसमें जो है ना भंडारण क्या होता है। वैसे संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध है परंतु सही तकनीक के विकसित नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भंडारण कहलाता है। जैसे कि वायुमंडल में हाइड्रोजन उपलब्ध है जो कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है परंतु सही तकनीक उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। उसके बाद संचित कोष क्या होता है। वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीकी उपलब्ध है लेकिन उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया तथा वे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, संचित कोष कहलाते हैं। जैसे संचित कोष के भंडारण आप देख सकते हैं, नदियों में अपार जल का भंडार है परंतु उन सभी से विद्युत का उत्पादन अभी प्रारंभ नहीं किया गया, भविष्य में उनके उपयोग की संभावनाएं है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, स्पष्ट कीजिए। मृदा निर्माण में निम्नलिखित कारक उत्तरदायी होते हैं। जैसे सेल क्या होता है, सेल अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे मृदा अपने नीचे स्थित विभिन्न खनिजों से युक्त सेल या मूल सेल पदार्थों से निर्मित होती है। मूल सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तथा भौगोलिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाती है। इससे मृदा के अजैव खनिज कणों का निर्माण होता है और मूल सेल मृदा निर्माण में लगने वाले समय उसके रासायनिक संगठन, रंग, गठन, बनावट, खनिज अंश तथा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जलवायु। सेकेंड पॉइंट आपका जलवायु है। जलवायु मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु न केवल समय की लंबी अवधि में मूल सेल पदार्थों के कारण मृदा में उत्पन्न अंतरों को कम करती है अपितु मृदा में होने वाले जैविक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है। इस कारण एक प्रकार की जलवायु वाले प्रदेशों में दो विभिन्न प्रकार के मूल सेल पदार्थों के एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। यानी जलवायु भी हमारे जो है ना मृदा निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, उसके बाद पेड़ पौधे मृदा निर्माण में अत्यधिक उपयोगी साबित होते हैं क्योंकि इससे जो पेड़ से जो पत्ते वगैरह होते हैं उससे जो अपशिष्ट होते हैं वो सब जो क्या होते हैं मृदा निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अतिचारण मृदा निर्माण में अत्यधिक भूमिका निभाती है। ठीक है, और वर्षा मृदा निर्माण में अत्यधिक मदद करती है। इससे अलग अलग मृदा का एक साथ मिलना होता है। ठीक है, उसके बाद उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधन के अति उपयोग के सामने आ सकती है। संसाधन के अति उपयोग से निम्नलिखित समस्या उत्पन्न होती है। जैसे मृदा अपरदन होता है, वैश्विक तापमान प्रदूषण होता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीय और जैव विविधता। इन सभी पॉइंट पे आप एक एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक एक दो लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सबको आपको मरुस्थलीय के बारे में भी लिखना होगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें ताकि उससे मुझे पता चलता है कि आप मेरे वीडियो पे कितना एक्टिव है और सुन पा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। पर्यावरण क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करती, कथन की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल सही बात है, यानी संसाधन के अति उपयोग के कारण पर्यावरणीय क्षति होती है जिसकी गंभीर परिणाम निकलते हैं। संसाधन के उपयोग का ही परिणाम प्रदूषण है और प्रदूषण किसी राज्य या राष्ट्रीय सीमा का ध्यान नहीं रखती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं, पराली अगर पंजाब में जलाई जाती है तो उसके प्रदूषण का असर दिल्ली में भी होता है तो उससे आसपास के राज्य भी प्रभावित होते हैं। ठीक इसी प्रकार बांग्लादेश में होने वाले प्रदूषण हमें भी प्रभावित करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भू संरक्षण की समस्या को हल करने के उपाय बताइए। ठीक है, भू संरक्षण का अर्थ होता है
उपायों को अपनाना जो को अपनाना तथा कार्यान्वित करना जो भूमि की उत्पादकता को बढ़ा दे, यानी भूमि में जो उत्पादन की क्षमता है, जैसे कि हम कोई क्रॉप करते हैं, जो है ना, कोई अनाज उगाते हैं, तो उसमें जो उसकी क्षमता बढ़ जाए, ठीक है। यानी कि इस समय उसमें 50 केजी हुआ है तो अगले समय में उस खेत में 70 केजी हो जाए, 80 केजी हो जाए, ठीक है, 70 to 80 केजी हो जाए। तो इसमें क्या होता है, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बढ़ा दे और बनाए रखे और मृदा को अपरदन होने से सुरक्षित रखे। इसे भू संरक्षण की समस्याओं का हल ऐसे किया जा सकता है। इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसको आपको लिखना है, ठीक है। आप अपने से भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन मैं 5 पॉइंट आपको दे दिया हूँ कि 5 मार्क्स का होता है, इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं। भूमि तथा इसके उत्पादकों के निक्षेपण को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए उचित भू संरक्षण पद्धतियों तथा इंजीनियरिंग ढांचों का प्रयोग करना होता है। खेतों में खूंटी तथा ठूंठ छोड़ने तथा मृदा पर वनस्पतियों या घास के सघन आवरण को बनाए रखना होता है। उसके बाद आप मृदा और नमी को की सुरक्षा करना एवं हानियों को रोकने के लिए जुताई गुड़ाई का विकसित ढंग, मल्च तथा फसलोत्पादन की विकसित पद्धतियों का उपयोग करना होगा, ठीक है। उसका 4th पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो यह अपवाह तथा कटाव अपरदन क्षति को कम करने के लिए समुच्च पट्टी फसलों उत्पादन तथा कंटूर खेती की पद्धति का उपयोग करना। ढाल के लंबवत कंटूर रेखा पर निर्मित पट्टियों पर फसल उगाने से पानी के बहाव में रुकावट आती है। ऐसी होने से पानी भूमि पर अत्यधिक समय तक रुकता है तथा अंत जल संभरण बढ़ जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, जो अत्यधिक वर्षा की अवधि में जल को ठिकाने लगाने के लिए तथा मृदा नमी को सुरक्षित रखने के लिए सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करना। सीढ़ीदार खेतों का निर्माण भू संरक्षण का एक स्थायी तथा संतोषजनक तरीका है, यद्यपि यह बहुत महंगा है, ठीक है। अब हम स्रोत पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्रोत पर आधारित प्रश्न जो कि हमें 4 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में भी यही पैटर्न होगा आपका, ठीक है। 4 पैसेज आएंगे, तो आपका वर्कशीट में इसमें एक पैसेज है, ठीक है, यानी स्रोत पर आधारित प्रश्न। तो संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एवं सर्वमान्य रणनीति है, यानी संसाधन का जब हम अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे तो उसके लिए नियोजन और सर्वमान्य रणनीति है। इसीलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ तक तरह तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, यानी वो जो राज्य अपने ऊपर निर्भर है। और कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता कमी है। उदाहरणतः झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा पर संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख के शीत मरुस्थल देशों के कुछ अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। लद्दाख क्या है, सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकताएं हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है, इस सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और भारत के किन प्रदेशों में खनिजों एवं कोयले के प्रचुर मात्रा में प्रचुर भंडारण उपलब्ध है, और भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संसाधन के नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन के विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जहां संसाधनों का वितरण समुचित नहीं है। उदाहरण के लिए झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज है, लेकिन पेयजल और अन्य सुविधाएं नहीं है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका बी पार्ट, लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो लद्दाख की विशेषता वहाँ शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें।
और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूले, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और पता तो चलता है जो कितने बच्चे इंगेजमेंट है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जेन्युइन बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और जो कि वो अपने फ्यूचर में बेहतर करना चाहता है और अपने एग्ज़ाम में भी बेहतर करना चाहता है, ताकि उसकी तैयारी बेहतर होगी। और किसी भी तरह की डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन प्रदेशों में खनिजों एवं कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिजों और कोयले के प्रमुख भंडार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है, भारत के किस प्रदेश में जल संसाधन का व्यापक अभाव है? तो भारत के राजस्थान प्रदेश में जल संसाधन का व्यापक आधार है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।